एवरीवन, हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है बेसिकली कॉमन साइट ऑफ इंजरी टू पेरिफेरल नर्व्स। ठीक है, कॉमन साइट्स ऑफ इंजरी ऑफ पेरिफेरल नर्व्स बेसिकली उनके कहने का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास जो साइट्स हैं वो कोई स्पेसिफिक हैं। ठीक है, समटाइम्स आप देखोगे कि अगर मैं एग्जांपल देती हूँ एक सिर्फ मीडियन नर्व की, तो मीडियन नर्व की कंप्रेशन सिर्फ कार्पल टनल सिंड्रोम में नहीं होती। ठीक है, समटाइम्स मीडियन नर्व कहीं ऊपर भी कंप्रेस हो सकती है। ठीक है, सो इसी तरह जैसे अल्नर नर्व हमें पता है टनल ऑफ गायन में मोस्टली होती है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि उसकी कंप्रेशन जो होती है वो हमारे पास मीडियल एपिकॉन्डाइल में भी होती है। समटाइम्स कहीं मिड में कोई मसल कंप्रेस कर रहा होता है इन स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, या कहीं दो मसल्स के बीच में से क्रॉस कर रही है, तो वहां पे वो दो मसल्स में से कोई एक जो होता है उसके किसी इंजरी उसकी वजह से हमारे पास कंप्रेशन आ रही होती है, या उसकी स्वेलिंग की वजह से हमारे पास जो कंप्रेशन आ रही होती है वो हमारे पास किसी स्पेसिफिक नर्व पे आ रही होती है। ठीक है, कॉमन सॉरी गला बहुत आज बैठ गया। ठीक है, कॉमन साइट्स ऑफ इंजरी टू पेरिफेरल नर्व्स is basically injuries to the nerves of peripheral nervous system can occur anywhere along the pathway from the nerve roots to their termination in the tissues of trunk and extremities। ठीक है, अब क्या होता है, इंजरी होती है या नर्व के पूरे अलोंग द पाथवे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मीडियन नर्व का पाथवे डैश डैश ये। ठीक है, क्या होगा कि हमारे पास एट द एंड क्या होगा, पूरा जो पाथवे के किसी भी इस रीजन के ऊपर हमारे पास किसी भी एक रीजन के ऊपर हमारे पास जो होता है वो कंप्रेशन आ सकता है। ठीक है, सो इसके कहने का मतलब ये है कि अलोंग द पाथवे जहां से वो नर्व रूट से, जैसे हमें पता है स्टार्ट ही नर्व रूट से होती है हमारे पास नर्व नर्व रूट से स्टार्ट होने के बाद टिल द एंड जहाँ पे टर्मिनेशन है ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज के ऊपर, वहां तक हमारे पास क्या होगी कि कहीं पे भी इंजरी हो सकती है हमारे पास नर्व की। ठीक है, एज ईच नर्व कोर्सेज फ्रॉम इंटरवर्टिब्रल फोरामेना, हमें पता है इंटरवर्टिब्रल फोरामेना से हमारे पास इसकी ओरिजिनेशन होती है जो समटाइम्स वर्टिब्रा के बीच में से निकल रहा होता है। ठीक है, सो समटाइम्स क्या नर्व वर्टिब्रा के बीच में से ही निकल रहा होता है, वर्टिब्रा के मिड वर्टिब्रा के रीजन्स के, या आप ये कह सकते हो वर्टिब्रा के मिड के रीजन से जो होती है ना, वहां से हमारे पास क्या होती है कि इसकी नर्व की ओरिजिनेशन होती है। ठीक है, ओरिजिनेट करती है वहां से। ठीक है, और टिल द अपने पेरिफेरल डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक। ठीक है, देयर आर साइट्स दैट इंक्रीज इट्स सस्पेक्टेबिलिटी टू आइदर टेंशन और कंप्रेशन। ठीक है, यही अब इसमें कुछ साइट्स आप कह सकते हो कि जैसे कुछ साइट्स की सस्पेक्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सस्पेक्टेबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब है कि कुछ साइट्स जो होती हैं वो ज्यादा इंजर होने के चांसेस होते हैं कुछ साइट्स के ऊपर एज कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, तो ये जो कुछ साइट्स होती हैं इन साइट्स पे आइदर टेंशन या कंप्रेशन जो होती है वो ज्यादा चलती आ जाती है। ठीक है, symptoms and signs of the nerve impairments are sensory changes और loss और मोटर वीकनेस। हमें पता है सेंसरी भी लॉस होगा, मोटर भी, क्योंकि ये फाइबर्स हम पहले स्टार्ट के चैप्टर में स्टार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि सेंसरी फाइबर्स होते हैं, मोटर फाइबर्स होते हैं, और इसके अलावा तीसरा जो है वो सिंपैथेटिक होते हैं। तो इसका मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ठीक है, अच्छा अब उन्होंने मुझे ना किसी ने कमेंट किया था कि हमारे पास ना कि आप बुक से ही डायरेक्ट हर चीज़ पढ़ के बता देती हैं, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं होती। एक्चुअली एक्स्ट्रा नॉलेज जो मैं वर्डिंग में बता देती हूँ बस इतनी ही अब इस लेवल पे बहुत होती है, क्योंकि आपने पेपर क्लियर करना है तो मोस्टली रिकमेंडेड बुक किजनर की ही थेरापीटिक एक्सरसाइज के लिए यूज़ हो रही होती है। सो दैट्स वाई कि मैं जो होती हूँ वो ज़्यादा काम थेराप्यूटिक एक्सरसाइज या मैनुअल थेरेपी के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, ये सॉरी मस्कुलर स्केलेटल के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। सो अगर किसी को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो मैं डिटेल लेक्चर जब डिस्कस करूँगी तो उस टाइम मैं हर चीज़ बताऊँगी। बट अभी जब एग्ज़ाम्स के फास्ट रिव्यू के लिए मैं सिर्फ बुक को ही कंसीडर करती हूँ, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर पेपर किजनर से ही आ रहे होते हैं। ठीक है, मेजर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो किजनर को ही फॉलो अप कर देती हैं। सो मेजर जो होता है वो यहीं से पेपर बनता है, इसलिए क्यों और साथ साथ ये कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो बुक्स को या तो वो रीड कर नहीं सक रहे होते, रीड कर लें तो वो समझ नहीं सक रहे होते, तो हर चीज़ को
कंपाइल करके मैं लेक्चर को क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, ताकि जितने हो सकता है ज़्यादा लोगों को हेल्प हो जाए, ठीक है। सो हम वापस आते हैं लेक्चर पे। Because nerves are composed of innervated connective tissue and blood vessels surrounds the axon, ischemic pain or tension pain may also occur when these tissues are stressed, ठीक है। अब उन्होंने ये बात की है कि कनेक्टिव टिश्यू या ब्लड वेसल्स जो हमारे पास नर्व्स में नर्व्स को नर्व्स होती है वो कंपोज हुई भी होती है हमारे पास, हमें पता है, कनेक्टिव टिश्यू ब्लड वेसल से, जिन्होंने सराउंड किया था एक्सॉन्स को, ठीक है। तो यहाँ पे स्कीमिक पेन, टेंशन पेन हो सकती है अगर ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाएं या ये टिश्यूज जो है वो स्ट्रेस में चले जाएं, या इनके पेरिफेरल जो टिश्यूज हैं वो भी स्ट्रेस में जाएंगे। जैसे हमें पता है, सिर्फ वो उनके कहने का मतलब ये है कि सिर्फ जो अराउंड द नर्व्स हैं वो कंप्रेशन नहीं कॉज कर सकते, समटाइम्स अंदर के स्ट्रक्चर्स भी, नर्व के अंदर के स्ट्रक्चर्स भी कंप्रेशन कॉज कर सकते हैं, जैसे एक्सॉन हो गया, ब्लड वेसल्स हो गई, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ठीक है। ऑल्सो बिकॉज पेरिफेरल नर्व, तीसरी जो चीज़ थी वो हमने सिंपैथेटिक फाइबर्स की बात की थी, उन्होंने यही बात की कि ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेज भी हमें मिल सकते हैं। अब क्या होता है कि अभी उन्होंने ये बात की है कि न्यूरोलॉजिकल साइंस एंड सिम्टम्स जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होंगे। तो हम क्या करते हैं कि जब न्यूरोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे तो हम पूरे नर्व की मोबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? नमनेस, टिंगलिंग या एबनॉर्मल सेंसेशंस, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। सो उन्होंने कहा कि जब भी हमारे पास न्यूरोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम उस रीजन पे हम क्या करेंगे, ज़्यादा से पूरी मोबिलिटी नर्व की टेस्ट करते हैं हम, कि कोई साइंस हैं कि नहीं कंप्रेशन के, या हम टेंशन के, या हम उसकी टेंशन रिलीज करके चेक करते हैं। ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे जो मेजर सेक्शंस हैं वो ये बताते हैं कि हम सबसे पहले नर्व रूट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। नर्व रूट के बाद हम ब्रेकियल प्लेक्सिस को करेंगे, फिर हमारे पास कुछ पेरिफेरल नर्व्स आ जाएंगी, ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सिस की, फिर इसी तरह हम कॉन्टिन्यूस आगे जाते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं हम नर्व रूट्स पे। नर्व रूट्स सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, जब हमारे पास नर्व ओरिजिन, जहाँ से नर्व ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। नर्व रूट्स जो होते हैं बेसिकली, अगर पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। नर्व रूट्स क्या है? ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे ये बिल्कुल, क्योंकि टर्मिनेशन दिखाई हुई है, एंड दिखाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कॉर्डा इक्वेना आ गया। सो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा ऊपर से देखते हैं कि हमारे पास ये जो है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर आ रहा है, जहाँ पे एरो आ रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है। अब स्पाइनल कॉर्ड के आप यहाँ से देख सकते हो, वर्टिब्रा से, यहाँ से हमारे पास ये नर्व्स निकल रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो रही है? ये नर्व्स निकल रही हैं। ये वो नर्व्स हैं, ये वो रीजन है जिसको उन्होंने नर्व रूट कहा है, ठीक है। यहाँ से जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, इस रीजन को उन्होंने नर्व रूट कहा है, जहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हो ये उन्होंने नर्व रूट मेंशन किया है, ठीक है। ये जो रीजन है ना नर्व रूट का, ये वाला, ठीक है, यहाँ से अब नर्व जो होती है वो ओरिजिनेट होती है, ठीक है। अब नर्व रूट जो होती है वो मर्ज होता है फ्रॉम द स्पाइनल कैनाल एंड ट्रांसफर्स द फोरामेना ऑफ द स्पाइन, ठीक है। हमें पता है फोरामेना ऑफ द स्पाइन से ट्रांसफर्स करती है, वेयर दे कैन बिकम इम्पिंज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ वेरियस पैथोलॉजीज ऑफ स्पाइन दैट रिड्यूस द स्पेस इन द फोरामेन, ठीक है। अब उन्होंने कहा है यहाँ से, जहाँ से ये निकल रही होती है, यहाँ से इसको बहुत से डिजीजेस जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो नर्व की पैथोलॉजी सिर्फ ये नहीं है कि कोई मसल होगा, उसकी स्वेलिंग हो गई, या कोई और स्ट्रक्चर। उन्होंने कहा सम टाइम ऐसा होता है कि जिस स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकल रही है वहीं पे इम्पेंज हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे जो इम्पेंज हो रही है वो उन्होंने कहा वेरियस पैथोलॉजीज आ रही है, ठीक है। अब वेरियस पैथोलॉजीज क्या करिए, रिड्यूस करिए इन द स्पेस इन द फोरामेन, सच एज degenerative disc disease, degenerative joint disease, disc lesion and spondylolisthesis, ठीक है। सबसे पहले आ रही है हमारे पास degenerative disc disease, ठीक है। degenerative disc disease का क्या एग्जांपल है उन्होंने बताई हुई है कि हमारे पास एक अगर आप ले लेते हो हमारे पास दो वर्टिब्रा के बीच में क्या होती है, हमारे पास डिस्क प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इस डिस्क अगर डीजनरेशन हो जाती है, ठीक है, ये डिस्क अपनी ये डिस्क जो है वो खत्म होने लग जाती है ड्यू टू एजिंग, ड्यू टू कॉन्टिन्यूस प्रेशर, ड्यू टू कॉन्टिन्यूस टेंशन, या ड्यू टू कॉन्टिन्यूस कंप्रेशन, कोई भी, ठीक है, कोई कॉन्टिन्यूस मूवमेंट की वजह से स्पाइन पे कुछ भी, ठीक है। ये डिस्क जो होती है वो हमारे पास डीजनरेट होने लगी है, तो इस वजह से भी हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड इम्पिंज होगी, क्योंकि यहाँ से बीच में से निकल रहे हैं, ठीक है।
यहाँ से बीच में से निकल रही है तो क्या होगा कि ये इम्पिंज होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर दूसरी चीज उन्होंने कहा डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज, अर्थराइटिस वगैरह हो गया, ठीक है, जैसे तो अगर स्पाइन का अर्थराइटिस हो गया तो हमारे पास क्या होगा, तो ओके हमारे पास बेसिकली इस रीजन पे हमारे पास क्या होगी, सीधी सी बात है, हमारे पास कंप्रेशन आ जाएगी फिर से नर्व के ऊपर, ठीक है, स्पेस रिड्यूस हो जाएगी फॉर्मेन की और हमारे पास कंप्रेशन आएगी। इसी तरह डिस्क लीजन है, डिस्क लीजन से बेसिकली उनकी मुराद हर्निएशन ही होगी मेजरली, ठीक है। हर्निएशन की अगर डिजीज पता नहीं किसी को, तो बेसिकली जब हमारे पास डिस्क जो होती है ना बल्ज आउट हो जाती है, साहब मैं यहीं पे बता देती हूँ आपको, ठीक है। डिस्क जो होती है ना वो हमारे पास क्या होती है, ये अगर वर्टिब्रा है, ठीक है, वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क है उसका पोस्टीरियर पोर्शन जो होता है समटाइम्स वो बाहर की तरफ आ जाता है। इसमें से मोस्टली जो होती है ना वो न्यूक्लियस पल्पोसिस की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। न्यूक्लियस पल्पोसिस जो होता है ना अंदर वाला जो पोर्शन, जो लिक्विड पोर्शन है हमारे पास डिस्क का, ठीक है, जो या स्मूथ पोर्शन है, वो क्या होता है, वो लिक्विड सा फ्लूइड सा जो पोर्शन है वो बाहर की तरफ बल्ज आउट होता है, जिसको रिंग जो होता है एनुलस फाइब्रोसिस का कवर कर रहा होता है। वो जो एक बल्ज होता है ना वो हमारे पास मोस्ट कॉमनली इम्पिंज कर रहा होता है। अब अगर नर्व हमारे पास निकल रही है तो क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास इम्पिंजमेंट हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, इम्पिंजमेंट हो जाएगी, किसकी, उस स्पेसिफिक नर्व रूट से उस नर्व की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस की अगर बात की जाए तो हमारे पास, इसको पहले रख कर लेते हैं, ठीक है। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस की बात की जाए तो क्या होता है, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस ऐसी कंडीशन है जिसमें वर्टिब्रा इंटीरियरली सुपीरियर वर्टिब्रा मोस्ट कॉमनली जो होता है ना वो हमारे पास ऊपर वाला जो वर्टिब्रा है ना वो इंटीरियर साइड पे मूव कर जाता है। इंटीरियर साइड पे डिस्प्लेस होने की वजह से हमारे पास क्या होगी, कंप्रेशन इस साइड पे भी आ सकती है और इस साइड पे भी आ सकती है, क्योंकि जब एंटीरियर मूव करेगा तो समटाइम्स ये होता है ये रोटेट करके थोड़ा सा नीचे की तरफ भी हो जाता है, जिसकी वजह से नर्व रूट पे या नर्व स्पाइनल या स्पेस पे या फोरामेन स्पेस पे हमारे पास कंप्रेशन आ जाता है, ठीक है। ये आ गई। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ थी वो था ये हमारे पास थे रिड्यूस इन्होंने स्पेस की। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कुछ स्टेनोसिस की कंडीशन, जैसे हमें पता है कि क्या होती है स्टेनोसिस, हमारे पास जॉइंट की स्पेस नैरो हो जाएगी, ठीक है। अब स्पेस जब नैरो हो जाएगी हमारे पास इस जॉइंट के बीच में तो ये भी कंप्रेस करेगी, ठीक है, और ये नैरोइंग फर्दर इंक्रीज हो जाएगी अगर हम कोई मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लेक्शन के अलावा कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करो, एक्सटेंशन करें, साइड बेंडिंग करें या रोटेशन करें, तो ये क्या करती है फर्दर इस स्पेस को रिड्यूस करेगी, जिसकी वजह से नर्व रूट्स फर्दर जो होती है ना वो अपने कोर्स के बीच में जो होंगी वो नर्व रूट्स जो होती है वो अपने कोर्स के बीच में क्या होती है, इंटरप्ट हो जाएंगी, ठीक है। स्टार्टिंग में ही जब नर्व रूट अपने कोर्स के स्टार्ट में ही वो कंप्रेस हो गई है तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो सिम्टम्स हैं वो या तो अग्रेसिव आएंगे या एलिवेट हो जाएंगे, ठीक है। ये सारी कंडीशन है। अगर उन्होंने कहा है एडिशंस वगैरह आती है ना किसी नर्व रूट के ऊपर या नर्व मोबिलिटी, तो फिर हम नर्व मोबिलिटी टेस्ट करके देख लेते हैं। जैसे नर्व मोबिलिटी टेस्ट क्या होंगे, आप साइड बेंडिंग कराएंगे तो पेशेंट के सिम्टम्स समटाइम्स एग्रोवेट होंगे, समटाइम्स रिजॉल्व होंगे, तो इन चीज़ों से हमें पता चल जाता है कि साइड बेंडिंग या समटाइम्स कुछ लोग तो एक्सटेंशन करवा के भी, स्लाइड एक्सटेंशन करवा के भी चेक कर लेते हैं कि पेशेंट की पेन एलिवेट हो रही है, सिम्टम्स एलिवेट हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। पर ज़्यादातर साइड बेंडिंग का ही हम लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जब उन्होंने कहा जब इन्वॉल्व हो गए ना हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स हमें आने लग जाएंगे, ठीक है। सेंसरी चेंजेस हो या मोटर फंक्शन हो, उन दोनों को चेक करने के लिए डर्माटोमायोटोम्स ही मोस्टली हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। सो आप डर्माटोमायोटोम्स की जो होता है ना वो काफ़ी मतलब डिटेल में अच्छे से याद रखो ताकि आप लोगों को ये पैटर्न भूले ना, ठीक है। C5 से T1 जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हैं मैं डर्माटोमायोटोम्स को, तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ये अपर क्वाड्रेंट के हैं और ये लोअर क्वाड्रेंट के हैं, ठीक है। C1 से T1 तक, लेकिन मोस्ट कॉमनली C5 से T1 तक चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। अपर क्वाड्रेंट पे और लोअर पे हमारे पास जो होते हैं ना L1 से S3 है, ठीक है। ये हमारे पास आगे सारे, ये जो है ना ये बेसिकली अगर हम सॉरी थोड़ी सी यहाँ पिक्चर छोटी करते हैं, ठीक है। ये जो है ये हमारे पास बेसिकली ये सारे डर्माटोम्स है, ठीक है। डर्माटोम C2 से स्टार्ट होगा, C3 C4। अब इसके आप रीजन्स को आप याद कर लो या स्पेसिफिक या आप जो है ना
कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को याद कर लो, ठीक है। जैसे इसका नेक का रीजन है, ये नेक के बिल्कुल नेक और शोल्डर का जहाँ से रीजन स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे है। फिर ये कुछ शोल्डर का रीजन है। फिर इस तरह से ये जो होती है ना वो आर्म की जो है वो हमारे पास लेटरल साइड पे आ जाता है C5, ठीक है। C6 जो होता है वो हमारे पास थंब के ऊपर आ जाता है, ठीक है। C7 जो होता है वो हमारे पास मिडल फिंगर के रीजन के ऊपर आ जाता है, ठीक है। C8 जो होता है वो फिर हमारे पास लिटल और इंडेक्स फिंगर लिटिल फिंगर के करीब करीब आता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो होती है ना वो हमारे पास इस तरह के थोरेसिक वाले जो होते हैं वो सारे हमारे पास जो होती है चेस्ट और एब्डोमेन के रीजन पे आ जाते हैं। फिर जो L1 से S3 तक है या L1 से S1 तक है पहले, वो सारे जो होते हैं वो मोस्टली जो होते हैं वो लेग के रीजन पे हैं। और फिर S2 S3 जो होते हैं वो आपके या एस हाँ S2 से S5 तक आई थिंक सो जो होता है ना वो हमारे पास जाते हैं आपके जेनिटल एरियाज पे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया बेसिकली कुछ डर्माटोम्स की पिक्चर थी, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा इसकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, लेकिन हम इनको अलग लेक्चर्स में ना डिटेल्स में भी डिस्कस करेंगे, डर्माटोम्स मायोटोम्स को, ठीक है। ब्रेकियल प्लेक्सिस आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट। अच्छा, अब हम पहले ना ब्रेकियल प्लेक्सिस को पिक्चर से समझ लेते हैं, ठीक है। सो पिक्चर से अगर समझने के लिए देखें ना तो ब्रेकियल प्लेक्सिस में हमारे पास 6 नर्व रूट्स आ रहे हैं, ठीक है। मेजरली 5 कंसीडर होता है, C5 से T1, पर आप ये भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे वो हमारे पास हमें पता है इंटीरियर पोस्टीरियर एमआई से निकले और एक कॉन्टिन्यूएशन की और फिर सारा नर्व रूट के बीच में से निकल के आई, ठीक है। ये सारा कंडीशन थी, ठीक है। अब हमारे पास पहले मैं इस पिक्चर को ना पूरे तरह से क्लियर करती हूँ, रुको, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास थी सबसे पहले क्या स्टार्ट थे नर्व रूट से, ठीक है। हमने बात की हमारे पास जो सबसे पहले आई थी वो हमारे पास आ रही है नर्व रूट्स, ठीक है। C4 से T1, ज़्यादातर C5 से T1 कंसीडर होता है, पर समटाइम्स ना ये लोग C4 से भी कंसीडर करते हैं, क्योंकि उसकी पोस्टीरियर डिवीजन जो होती है ना वो समटाइम्स आपको या पोस्टीरियर एरिया जो होता है ना वो हमारे पास कर रहा होता है इसको, इसके अंदर ना इन्वॉल्व हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास आ जाती है ना रूट्स है, ठीक है। रूट्स के बाद हमारे पास जो चीज आती है या रूट्स जो होते हैं मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, ट्रंक्स, ठीक है। हमें पता है, अगर बहुत से लोगों को नहीं पता तो मेजरली 3 ट्रंक्स होती हैं, सुपीरियर मिडल और इंफीरियर, ठीक है। सुपीरियर मिडल इंफीरियर ट्रंक्स में से हमारे पास हर ट्रंक में से 2-2 डिविजन्स निकलती हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर डिविजन्स, ठीक है, जो ये रीजन कवर करती हैं, ठीक है। फिर डिविजन्स के बाद जो होती हैं डिविजन्स मिलके कॉर्ड्स बनाती हैं, जिसमें लेटरल, पोस्टीरियर और मीडियल कॉर्ड होते हैं, ठीक है। सॉरी, मैं इसको पहले चुप करा लूँ फिर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, कॉर्ड्स होती हैं फिर वो हमारे पास मिलके कॉर्ड्स के बाद हमारे पास जो एंड आता है वो हमारे पास मेजर 5 ब्रांचेस आती हैं ब्रेकियल प्लेक्सस की, ठीक है। इसके अलावा बहुत सी ब्रांचेस हैं, जैसे डॉर्सल स्कैपुलर नर्व है, सब स्कैपुलर नर्व है, सुप्रा स्कैपुलर नर्व है, ठीक है। लॉन्ग थोरेसिक नर्व है, मीडियल पेक्टोरल नर्व है, मीडियन क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म है और थोरैकोडोर्सल नर्व है। इसको हम जब अभी मैं यहाँ पे ना इसको ब्रेकियल प्लेक्सस को सिर्फ इतना ही डिस्कस करूंगी कि हमारे पास कॉन्सेप्ट बन जाए, हम इसको डिटेल में लेके नहीं जाएंगे, ठीक है। हम इसको डिटेल में अलग से एक वीडियो पे डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे पास जिनको बहुत डिटेल पता करनी है, जिनको बिल्कुल ही नहीं पता ब्रेकियल प्लेक्सस क्या होता है, तो वो लोग जो है वो इसको डिटेल में उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास रूट्स से ट्रंक्स में डिवीजन से कॉर्ड्स और कॉर्ड से ब्रांचेस बन रही थी, ठीक है। जो हमारे पास बेसिकली मेजर 5 ब्रांचेस है ना, मस्कुलर स्केलेटल, एक्सिलरी, मस्कुलर स्केलेटल से स्टार्ट है, एक्सिलरी है, रेडियल है, मीडियन है और अल्नर नर्व है, ठीक है। अब उन्होंने जो बात की है ना, हम देख लेते हैं कि हमारे पास हमने ब्रेकियल प्लेक्सस को एक ओवरव्यू दे दिया, अब हम देख लेते हैं कोई इसमें से बात रहना चाहिए, ठीक है। आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द फायरमैन, ठीक है, हमें पता है इंटीरियर पोस्टीरियर एमआई 2 निकले, ठीक है। उन्होंने कॉन्टिन्यूएशन की, वेजोमोटर फाइबर्स जो थे सिंपैथेटिक ट्रंक के, उसका एमआई प्राइमरी एमआई के साथ हुए और फिर उन्होंने ब्रेकियल प्लेक्सस को फॉर्म किया, जिसके बाद हमारे पास पेरिफेरल नर्व्स हमें मिल जाती हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस जो होती है वो फॉर्म करता है हमारे पास C5 से T1 की प्राइमरी एंटीरियर डिवीजन से, ठीक है। ये भी हमारे पास हमें बात पता है, ठीक है।
पेरिफेरल नर्व्स के कॉन्टेंट्स प्लेक्सिस होता है। प्लेक्सिस फंक्शन आर द एज द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट्स ऑफ। हमें पता है कि प्लेक्सिस जो होता है ना, प्लेक्सिस का मतलब यही है मेजर, कि ये जो होता है एक मेजर सेंटर होता है जहाँ से हमारे पास बाकी जो पेरिफेरल नर्व्स निकल जाती है उनको एक डिस्ट्रीब्यूशन या उनके कंटेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन, उनको ऑर्गेनाइज करने का सारा काम जो होता है वो कर रहा होता है, ठीक है। इन एडिशन अब हमारे पास बटलर का मेन कॉन्सेप्ट है। बटलर ने ये सजेस्ट किया था कि हमारे पास वी फॉर्म जो पैटर्न है ना ब्रेकर प्लेक्सिस का, वो मोबिलिटी में कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। वो मोबिलिटी में कंट्रीब्यूट करता है, तो हमारे पास जब कोई एक नर्व इन्वॉल्व होती है तो वो नर्व एक ही बेशक इन्वॉल्व हो, लेकिन क्या होता है कि जो टेंशन क्रिएट होती है वो बहुत सारे नर्व रूट्स में होती है, ठीक है। ये बात हमें इस तरह से भी समझ आ जाती है कि अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो हमारे पास क्या होता है कि रूट्स के बाद एंड रिजल्ट डिविजन्स था ना, ठीक है। इसका मतलब जो रूट्स हैं उनका कुछ ना कुछ पोर्शन मिलके हर नर्व के बीच में आ रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 या 3 तो होती है मिनिमम हर में ना, ठीक है। हर नर्व के बीच में नर्व रूट्स जो थे 2 3 4 5 इस तरह आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं सिर्फ एग्जांपल दे दूं मीडियन नर्व की, तो मीडियन नर्व का नर्व रूट C5 से T1 तक जाता है, ठीक है। समटाइम्स T8 तक लिखा होता है, कभी समटाइम्स T1 तक भी जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका इंटीरियर जो पोर्शन जा रहा होता है वो देता है। लेकिन हम इस चीज को यहाँ पे डिस्कस नहीं करें, हम सिर्फ ये बात करें कि हमारे पास ये जो पोर्शन होता है ना, ये सारा ओके जैसे हमने अब ये पिक्चर से देख लिया था ना, तो अब हम फिर बटलर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, अब हमारे पास क्या हुआ था कि ब्रेकियल प्लेक्सिस का जो कोर्स है ना, अब उन्होंने सिर्फ ये बात की थी ना बटलर ने, कि हमारे पास अगर मोबिलिटी हमने चेक करनी है किसी नर्व की, तो हमारे पास क्या होगा कि टेंशन जो होगी हम अगर किसी एक नर्व पे डालेंगे तो हमारे पास नर्व रूट्स जो होंगे वो ज़्यादा अफेक्टेड होंगे, ठीक है। मतलब ज़्यादा नर्व रूट्स जो होंगे, एक से ज़्यादा जो होगा ना वो नर्व रूट्स जो होंगे वो अफेक्ट होंगे, ठीक है। अब उन्होंने बात की कि आगे उन्होंने ये बात की है कि वो ब्रेकियल प्लेक्सिस का जो रीजन है जहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सिस पड़ा है उसको हम थोरेसिक आउटलेट का रीजन कहते हैं, ठीक है। ये थोरेसिक आउटलेट TOS जब हम पढ़ेंगे, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, हम उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे, अब यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करते, ठीक है। 3 प्राइमरी साइट्स उन्होंने बताई है न्यूरोमस्कुलर स्ट्रक्चर्स की कंप्रेशन के रीजन्स की, या जहाँ पे इंटरैक्ट हो सकता है, ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सिस, ठीक है। उन्होंने ये बताया कि इंटरस्कैलिन ट्रायंगल, ठीक है, कॉस्टोक्लेविकुलर स्पेस, ठीक है, और एक्सिलरी इंटरवल, ठीक है। हम सबसे पहले देखते हैं इंटरस्कैलिन ट्रायंगल, ठीक है, जो बॉर्डर होता है बाय द स्कैलिन्स एंटीरियर एंड मीडियस मसल एंड फर्स्ट रिब, ठीक है। इंटरस्कैलिन ट्रायंगल ना हमारे पास हम्म ये ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे जो नजर आ रहा है ना ट्रायंगुलर शेप में, ठीक है, ये वाला जो रीजन है ये इंटरस्केलिन ट्रायंगल है, ठीक है। इसके इंटीरियर साइड पे जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है स्केलिन इंटीरियर, और एंड बीच में ये हमारे पास होता है मीडियस, ठीक है। मतलब स्केलिन इंटीरियर और मीडियस की बाउंड्रीज बना रहे होते हैं, ठीक है, और नीचे जो होती है इसकी फर्स्ट रिब होती है, ठीक है। सो ये जो हमारे पास स्केलिन्स का ट्रायंगल है, यहाँ पे एक ब्रेकियल प्लेक्सिस कंप्रेशन होती है। ये जो आप येलो में देख रहे हो ना, ये हमारे पास बेसिकली नर्व्स का ही ब्रेकियल प्लेक्सिस का ही पार्ट है, ठीक है। सो इन्होंने कहा एक यहाँ पे हो सकती है कंप्रेशन, ठीक है। फिर उन्होंने बताई है हमारे पास कोस्टोक्लेविकुलर स्पेस, ठीक है। कोस्टोक्लेविकुलर स्पेस जो है ना वो उन्होंने बताई है कि ये देखो, अगर क्लेविकल और कोस्टल, फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज या कोस्टल जी आप कह सकते हो फर्स्ट रिब, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो है ना हमारे पास जो एरिया या रीजन है ना, वहां से भी ब्रेकियल प्लेक्सिस क्रॉस हो रहा है। अगर ये नजर आ रहा हो, ये ब्रेकियल प्लेक्सिस है, ठीक है। तो ये ब्रेकियल प्लेक्सिस यहाँ से क्रॉस हो रहा है, तो ये भी हमारे पास जो है ना वो हमारे पास क्या होगी, ये एरिया भी इम्पिंजमेंट का होगा अगर कोई भी यहाँ का स्ट्रक्चर जो है वो इन्वॉल्व होगा, ठीक है। थर्ड जो है एक्सिलरी इंटरवल बोला, एक्सिलरी इंटरवल हमें पता है वो होता है जहाँ पे ना एंटीरियर डेल्टोपेक्टोरल फेशिया है, पेक्टोरल्स माइनर है, और हमारे पास कोराकॉइड प्रोसेस है, ठीक है। एक्सिलरी जो हमारे पास रीजन है, एक्सिलरी इंटरवल है ना, वो ये है क्वाड्रेंगुलर स्पेस जिसको उन्होंने बोला हुआ है। इसको ट्रायंगुलर भी समटाइम्स होते हैं क्योंकि कुछ लोगों में ट्रायंगुलर स्पेस होती है, ठीक है। तो ये जो रीजन उन्होंने बताया ना एक्सिला के नीचे बिल्कुल, ठीक है, ये वाला जो रीजन है बेसिकली ये जो है हमारे पास आ रहा है
axillary interval, ठीक है. Axillary interval between the anterior deltopectoral fascia, the pectoralis minor and the coracoid process, ठीक है. ये स्ट्रक्चर्स की बाउंड्रीज बना रहे हैं इनके बीच में, ठीक है. स्ट्रक्चर एनॉमलीज सच एज सर्वाइकल रिब, हमें पता है अगर एक एक्स्ट्रा रिब होगी तो सर्वाइकल रिब होगी. और मैल फंक्शन ऑफ द क्लैविकुलर फ्रैक्चर में कंप्रेस और इंट्रैप्ट अ पोर्शन ऑफ द प्लेक्सस, ये पता है हमें कि कोई भी फ्रैक्चर या कोई भी और चीज़ होगी या कोई भी ऐसा इशू होगा तो उन सब की वजह से क्या होगा कि हमारे पास बेसिकली क्या होगा, प्लेक्सिस की कंप्रेशन आएगी, ठीक है. When vascular and the neurological symptoms are caused by impairment in the thoracic outlet, it is commonly referred as thoracic outlet syndrome. ये हमें पता है, ये बात बहुत क्लियरली डिस्क्राइब की जाती है कि जहाँ पे जब थोरेसिक आउटलेट के बीच में हमारे पास प्लेक्सिस की कंप्रेशन आएगी तो उसको थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम कहा जाता है, ठीक है. और न्यूरोलॉजिकल या वेस्कुलर सिम्टम्स हमें देता है, ठीक है. इसको हम चैप्टर में बाद में उन्होंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, हम उस टाइम ही इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है. अदर इंजरीज क्या होती हैं, अपर प्लेक्सिस इंजरी है, जैसे C5 से 6 की अगर कोई इंजरी होगी इन्वॉल्व, या टेयरिंग या अपर ट्रंक की कोई इंजरी इन्वॉल्व होगी तो हमारे पास अपर प्लेक्सिस इंजरी होगी, ठीक है. C5 C6 नर्व रूट इन्वॉल्व होगा. मैकेनिज्म जो होगा वो यही होगा कि या तो शोल्डर जो हो गया वो डिप्रेस हो गया या उसकी लेटर फ्लेक्शन ऑफ द नेक हो गई है, ठीक है, टू द पोस्टीरियर साइड, या नेक की लेटर फ्लेक्शन हो गया पोस्टीरियर साइड के ऑपोजिट साइड पे, सॉरी, ठीक है. देयर इज अ लॉस ऑफ एबडक्शन, ठीक है, या तो एबडक्शन लॉस हो गई है, ठीक है, हमारे पास, या तो हमारे पास एबडक्शन लॉस हो गई है, ठीक है, या हमारे पास लेटर रोटेशन ऑफ द शोल्डर जो है वो या हमारे पास लेटर रोटेशन ऑफ शोल्डर का इशू है, ठीक है. या वीकनेस होगी एल्बो की फ्लेक्शन में या फोरआर्म की सुपेनेशन में, जिसको हम वेटेड पोजीशन भी कहते हैं. आर्च पालसी की कंडीशन होगी है, ठीक है, जैसे आर्च पालसी जो होती है ना वो बर्थ इंजरीज में मोस्टली होती है, जिसमें शोल्डर जो होता है ना एकदम से स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है. Benjamin cautioned that there are maternal and infant factors that could contribute to this condition, बट बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है. मतलब इस इंजरी को कंट्रीब्यूट तो कर सकते हैं पर ज़्यादातर जो अप्लाई होता है वो यही होता है कि फोर्स ड्यूरिंग डिलीवरी जब दी जाती है ना उस टाइम ये कंडीशन कॉज होती है. स्ट्रिंगर जो होता है वो बेसिकली अकर्स विद द इंजरीज एट माइट अकर. स्ट्रिंगर जो होता है ना बेसिकली उनमें होते हैं जो फुटबॉल ज़्यादा खेलते होते हैं ना, तो अगर उनकी लैंडिंग, जैसे एक बंदा है उसकी लैंड जो होती है ज़मीन के ऊपर या इंडिविजुअल लैंड करता है अपर टॉर्सो के थ्रू या अपर लिम्ब ज़्यादा यूज़ करता है, ठीक है. शोल्डर विद द हेड नेक लेटरली फ्लेक्शन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. अच्छा, ये पूरा एक मैकेनिज्म है ना हार्ट डिजीज़ का, तो ये उन्होंने हर डिस्क्राइब किया है. ये जब हम डिजीज़ को अलग से डिस्कस करेंगे ये देखेंगे, फिर इसका सिंपली ये आपको जब मूवमेंट्स अगर पता है तो आपको इजीली पता है कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है. मिडल प्लेक्सस इंजरी C7 की है, ये बहुत रेयरली होती है, अकेले नहीं होती, ठीक है. लोअर प्लेक्सस इंजरी C8 से T1, ठीक है, C8 और T1 इन्वॉल्व होता है. इसमें कंप्रेशन आती है सर्वाइकल रेप की और स्ट्रेचिंग होती है आर्म की ओवरहेड. क्लम्प से पालसी होती है, पैरालिसिस ऑफ द इंट्रिंसिक ऑफ द हैंड अकर इन बर्थ इंजरीज व्हेन द प्रेजेंट्स विद इट्स ओवरहेड, ठीक है. आर्म जब हमारे पास ओवरहेड इंजरीज करते हैं या बच्चे को उठाते हैं ना या किसी भी तरह से, तो उसमें बर्थ इंजरीज हो सकती है, ठीक है, बाय बर्थ हुई हुई है, या समटाइम्स व्हेन द बेबी प्रेजेंट्स विद एन ओवरहेड आर्म ओवरहेड, ठीक है. जब बेबी की प्रेजेंटेशन जो होगी ना वो हाथ जो होंगे वो उसके हेड से ऊपर होंगे ना, उस केस में ज़्यादातर क्लम्प से पालसी होती है, ठीक है. उस टाइम लोअर प्लेक्सिस की इंजरी हो सकती है. कंप्लीट प्लेक्सिस की इंजरी ब्रेकियल प्लेक्सिस पूरा ही जब हमारे पास हो जाएगा, ये भी मोस्टली बर्थ की कॉम्प्लिकेशन है. जब बर्थ या डिलीवरी की टाइम जो होता है ना वो उस टाइम जो होती है वो बेबी के प्लेक्सिस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो होती है ना वो कंप्रेशन आ जाए तो उस केस में होती है, ठीक है. अल्ब्स क्लम्प से पालसी उसको कहते हैं और इज एसोसिएटेड विद हॉर्नर सिंड्रोम इन 1/3 ऑफ दोज सेवरली अफेक्टेड, ठीक है. हम हॉर्नर सिंड्रोम के बारे में भी यहाँ पे इतना डिस्कस नहीं करेंगे, बट यह है कि सिंपल सी ये बात है कि जब भी कोई कंडीशन जहाँ पे भी नर्व की प्लेक्सिस इन्वॉल्व आ रहे हैं ना ज़्यादातर, ठीक है, ये वाले जो प्लेक्सिस है अदर इंजरीज, ठीक है, ट्रॉमा, ये सब है तो ट्रॉमा ही, पर ये ड्यूरिंग डिलीवरी ज़्यादातर, इनमें से ज़्यादातर ड्यूरिंग डिलीवरी है, ठीक है. सम जो है वो सम जो है वो इंजरीज ड्यू टू स्पोर्ट्स हो रही हैं, सम क्योंकि एथलेटिक ट्रेनर्स में या एथलीट्स में ज़्यादा हो रही होती है, ठीक है. सो आप ये कह सकते हो कि एथलीट्स में जो होती हैं वो ये ज़्यादा होती है या मोस्टली बर्थ
ड्यूरिंग बर्थ या ड्यूरिंग बेबी डिलीवरी होती है, ठीक है। ये सारी कंडीशन हो गई, ये सारा हो गया हमारे पास ब्रेकअप प्लेक्सिस का, ठीक है। ये हमने बहुत प्रिसाइज करके इसको बताया है। अभी मैंने कोई एक्स्ट्रा डिटेल नहीं डाली, जो बुक में लिखे है एज इट इज़ आप लोगों को इस तरह से बताया। लेकिन जब हम इसका अलग से डिस्कशन करेंगे ब्रेकअप प्लेक्सिस की, तो हम उसे वहाँ पे डिटेल डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हैं, और ये किस किस तरह से बन के हमारे पास किस किस एरिया में सप्लाई करता है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट जो है पेरिफेरल नर्व्स को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। वहाँ पे 5 नर्व्स पेरिफेरल नर्व्स हैं, ये हमने बात पढ़ ली थी। मस्कुलोस्केलेटल, एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व, मीडियन नर्व एंड अल्नर नर्व। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।